हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं साक्षी मैम स्टडी पॉइंट लालगंज बाय महेंद्र सर के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल का टॉपिक था मेरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो मैंने कल आपको बताया था, और आज का टॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। आज मैं आप सबको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी, लेकिन जो टॉपिक मैंने कल बताया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगर आप वो लोग न देखे हो तो उस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ये सब कुछ हम बता रहे हैं आपको। तो आज का टॉपिक है मेरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब होता है कि वे एनिमल या वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे ह्यूमन हो जाता है, ह्यूमन पैरासाइट हो जाता है, और सेप्रोफाइट हो जाता है, होलोजिक न्यूट्रिशन हो जाता है। इसमें कई तरह से न्यूट्रिशन आते हैं, लेकिन ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये अपना फूड तो खुद से बनाते नहीं, ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जब ये किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो इसमें डिवीजन कैसे होता है, मतलब इसमें ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कई तरह के डिवीजन होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है पैरासाइट। पैरासाइट जो होता है ये किसी दूसरे के ऊपर अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। जैसे दे आर लिव्स ऑन अदर, जैसे हो जाता है जू। और लड़कियों के केस में ये ज्यादा देखा जाता है कि स्कूल टाइमिंग में उनके सिर में अधिक से अधिक जुएं पड़ जाती हैं। ऐसे टिक होता है, लाइस होता है, लीच होता है, और एक ऐसे प्लांट में आ जाता है कैस्कुटा प्लांट होता है। कैस्कुटा प्लांट वो होता है जो खुद से वो अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करता, वो किसी दूसरे पौधे पर ही अपना भोजन अपने दूसरे पौधे से ही अपना भोजन लेता है। सेकेंड होता है सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो अपना भोजन, जैसे जो मरे हुए या सड़े हुए पर सड़े हुए से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे डेथ और डिकेट पर ग्रो करते हैं, वो हो जाता है सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन ये जो है हमेशा अपने खुद से भोजन नहीं लेते। जैसे अगर हम कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं इतनी सारी गंदगी रहती है वहां पर, तो वो जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं या फिर उसमें जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं और फंगस होते हैं, वो सब इन सब को नष्ट करते हैं और वहां पे वो गंदगी को साफ करते हैं। तो उसमें सेप्रोफाइट्स के जो वो होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो आते हैं। ये जो है डेड बॉडीज होती हैं या फिर कोई और जैसे गंदी जगह होती है, वहां पर ये ग्रो करते हैं और वहां की साफ सफाई करते हैं। थर्ड होता है होलोजिक न्यूट्रिशन। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो अपनी पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन में यूज करते हैं। न्यूट्रिशन में यूज करने का मतलब हो कि जैसे इन अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, उसमें केवल एक सेल होता है और वो एक सेल से पूरा अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन लेने के लिए यूज करता है। तो अमीबा कैसे अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन लेने में यूज करता है, अब हम इसमें होलोजिक न्यूट्रिशन भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो ह्यूमन का न्यूट्रिशन भी होलोजिक न्यूट्रिशन में ही आता है। क्योंकि जैसे अमीबा है तो अमीबा यूनिसेलुलर होता है, अमीबा अपने एक सेल से ही पूरा अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, बट वो एक सेल तो होता है लेकिन अपनी पूरी बॉडी को लगा देता है न्यूट्रिशन करने में। ऐसे इंसान होता है जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो भी न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने में, न्यूट्रिशन को पूरा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए अपने पूरे बॉडी को लगा देती है। जैसे हम मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं और एनस से बाहर निकालते हैं और डाइजेस्ट उसको पहले पेट में करते हैं, तो पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं न्यूट्रिशन करने के लिए। ऐसे ही अमीबा करता है, बट अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और हम यानी ह्यूमन बॉडीज जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है। तो पहले हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम जानते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है। तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है वो अमीबा में होता है, लेकिन अमीबा में कैसे होता है, अमीबा क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी अमीबा यूनिसेलुलर सेल होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है कि अमीबा सिर्फ एक सेल से ही बना होता है। एक सेल से बने होने के कारण इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ऐसा नहीं है कि केवल यूनिसेलुलर में ही होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ही ह्यूमन बॉडीज में भी होता है। जैसे हम सब हैं तो हम सब में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। बट अमीबा जो होता है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस हम जानते हैं इसमें, और समझते हैं कि अमीबा अपना पूरा न्यूट्रिशन
करने के लिए अपनी पूरी बॉडी का यूज कैसे करता है। क्योंकि जब भी चाहे ह्यूमन बीइंग हो यानी मल्टीसेलुलर हो या फिर चाहे यूनिसेलुलर हो, जब वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं तो न्यूट्रिशन कंप्लीट करने में अपनी पूरी बॉडी का यूज करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं तो वो अपना जब न्यूट्रिशन करते हैं तो पहले मुख में भोजन डालते हैं, फिर पेट में डाइजेस्ट करते हैं और फिर एनस के माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे ही होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा में भी होता है। होलोजोइक का मतलब होता है होल। अगर हम देखते हैं होलोजोइक में दो वर्ड निकल के आ रहे हैं। पहला तो हो जाता है होलो, सेकंड हो जाता है जोइक। तो होलो का मतलब होता है होल और जोइक का मतलब होता है एनिमल। होलो का मतलब हो जाता है पूरा और जोइक होता है एनिमल, यानी कि एनिमल की पूरी बॉडी जो न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने में यूज करती है उसे ही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब हम अमीबा में देखते हैं कि कैसे कैसे उसका पूरा प्रोसेस होता है। तो अमीबा में न्यूट्रिशन करने के लिए 5 स्टेप टोटल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड यहाँ पे डाइजेशन होता है, थर्ड एब्जॉर्प्शन होता है, फोर्थ एसिमिलेशन होता है और फिफ्थ इजेशन होता है। तो पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियस अमीबा में पहले किसका फॉर्मेशन होता है, पहले अमीबा में क्या बनता है। तो पहले अमीबा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है और अमीबा के सामने जब कोई फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा उस फूड पार्टिकल को कैसे लेता है, अपने अंदर कैसे एब्जॉर्ब करता है, न्यूक्लियस को अमीबा फूड पार्टिकल को कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो जब अमीबा के सामने मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल आता है तो उसके पास तो हाथ पैर होते नहीं है क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होने के नाते वो उसके पास कोई हाथ पैर नहीं होता, वो जाता कैसे है। अब जाने के लिए जब वो सेकंड प्रोसेस में आता है तो ऐसे उसके ये सीडोपोडिया बन जाते हैं। सीडोपोडिया का मतलब होता है कि फॉल्स लेग, यानी कि वो अपना ऐसे एक फॉल्स लेग का मतलब होता है कि झूठा लेग, यानी कि झूठ मूठ का एक पैर बनाता है और वहां पे वो फूड पार्टिकल को फंसाता है, यहाँ ट्रैप करता है फूड पार्टिकल को अमीबा। उसके बाद फिर थर्ड में ऐसे कुछ हो जाता है, यहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, फूड वैक्यूल हो जाता है ये, और ये फूड पार्टिकल होता है। अब फूड वैक्यूल जो होता है वो फूड को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है, फूड वैक्यूल। बट फूड पार्टिकल उसी फूड वैक्यूल के अंदर पाया जाता है और ये तो मेरा न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस इसी के अंदर सेल होता है, पूरा ये सेल होता है, सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है। तो जो फूड वैक्यूल होता है वो फूड को स्टोर करने के काम आता है। तो फूड वैक्यूल में ही फूड पार्टिकल पाए जाते हैं। और सेकेंड जो स्टेज होता है उसमें डाइजेशन होता है, यानी अब यहाँ से अमीबा ने फूड पार्टिकल को अपने अंदर तो कर लिया, जैसे ये आपने देखा, क्योंकि उसने जैसे हम लोगों के अंदर भोजन पचाने के लिए या भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए पेट होता है, ऐसे इसमें जो अमीबा होता है इसमें न्यूक्लियस होता है बट कोई पेट तो होता नहीं है कि ये भोजन को कैसे डाइजेस्ट करेगा। तो वो एक ऐसे ही झूठा ही ऐसे फूड वैक्यूल बनाता है जिसमें वो फूड पार्टिकल को स्टोर करके रखता है और फिर डाइजेशन करता है। डाइजेशन करने के बाद जब वो यहाँ पे थर्ड स्टेज में आते हैं तो वो जब इसको एब्जॉर्ब करता है तो ऐसे थोड़ा सा जब ये बच जाता है यहाँ पे तो ये उसको फूड पार्टिकल को न्यूट्रिएंट में यानी न्यूट्रिएंट को उसमें मिलाने के लिए एसिमिलेशन करता है। यानी जो हम न्यूट्रिशन लिए हैं, जो फूड पार्टिकल को मैंने लिया है उसको जब मैंने खाया तो उसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि सारे वेस्ट होते हैं, कुछ हमको न्यूट्रिएंट्स भी उसमें मिलते हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कुछ ना कुछ तो उससे हमको मिलता है और कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। तो जो वेस्ट होता है वो तो ठीक है बट जो हमारे यूज में आते हैं हम उसको अपनी बॉडी में मिला लेते हैं। और फिफ्थ स्टेज होता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको हम अपनी बॉडी से कैसे निकालते हैं। इजेशन का मतलब होता है कि जो अमीबा ने यहाँ से फूड पार्टिकल को लिया और डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब का मतलब कि उसने जो न्यूट्रिशन उसमें से मिला उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया और एसिमिलेट करने के बाद जब उसका इजेशन किया तो फूड पार्टिकल को तो उसने अपनी पूरी बॉडी में, होल बॉडी में एसिमिलेट कर लिया। बट इजेशन का मतलब हुआ कि वो अपनी जो वेस्ट मटेरियल था, जो फूड को खाने के बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ था उसने उसको बाहर निकाल दिया, यानी कि बचे हुए भोजन पदार्थ को यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर भगा दिया। तो ये हो जाता है इजेशन। ये पूरा टॉपिक अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है उस बारे में मैंने आपको बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है, कितने स्टेज होते हैं उसके।
और वो कैसे कैसे न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है अपना इन अमीबा, यानी होलोजिब न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है, कैसे कैसे उसका पूरा स्ट्रक्चर बनता है, मैंने आप सबको बता दिया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे करता है, अमीबा कितने स्टेप में न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, ये सब आपने देखा भी। अब हम जानते हैं कि होलोजिब न्यूट्रिशन में ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, उनका न्यूट्रिशन करने का क्या प्रोसेस होता है, वो न्यूट्रिशन करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो भोजन जब कहाँ से कैसे मुख में डालते हैं और कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, अब हम वो जानते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा कि जो अमीबा होता था, अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है। यूनिसेलुलर होने का मतलब है कि वो एक कोशिकीय था, बट जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो मल्टीसेलुलर में यानी कि उनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, तब जाके पूरी बॉडी बनती है। तो हम जानते हैं कि होलोजिब न्यूट्रिशन ह्यूमन में कैसे होता है। तो फर्स्ट जब हम इसमें स्टार्ट करते हैं, मुख में अपने भोजन को डालते हैं, तो ये होता है पहले मेरा माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में ही हम भोजन को डालते हैं और यहीं से उसका उस भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। तो माउथ कैविटी में किस चीज का डाइजेशन होता है, अभी हमको ये भी जानना है, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट तो माउथ से ही हो जाता है। तो माउथ से जब स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, तो उसमें पहले किस चीज का डाइजेशन होता है, तो यहाँ फर्स्टली डाइजेशन होता है स्टार्च का। स्टार्च का डाइजेशन होता है। अब स्टार्च का डाइजेशन करता कौन है और कितना परसेंट यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे 60% स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट होता है और 40% आगे प्रोसेस में होता है। बट यहाँ पे स्टार्च का जो डाइजेशन है वो 60% हो जाता है। लेकिन इस स्टार्च का डाइजेशन माउथ कैविटी में करता कौन है, ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो माउथ कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है वो कौन करता है, उसमें कैसे डाइजेशन होता है। तो इसमें जो डाइजेशन होता है वो सलाइवरी एनालाइज, यहाँ पे जो ये सलाइवरी होता है, सलाइवरी एनालाइज, सलाइवरी एनालाइज जो होता है यही माउथ कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन करता है। यानी कि इसमें एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो सलाइवरी में होता है और वही जो है माउथ में स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट करता है 60%। फिर उसके बाद ये होता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो होता है उसका क्या वर्क होता है, तो ओइसोफेगस में जो भोजन होता है वो एकदम स्मूथली मूवमेंट करके यहाँ लीवर तक पहुंचता है। तो पहले ये जो ओइसोफेगस है ये कैसे ये मूवमेंट करता है यहाँ पे भोजन ओइसोफेगस में, क्योंकि यहाँ पे अगर ये भोजन यहाँ से मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे भोजन पहुंचेगा कैसे हमारे पेट तक, हमारे स्टमक तक भोजन कैसे आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट करता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट का मतलब होता है कि बहुत स्मूथ मूवमेंट करता है, यानी कि जैसे इसके यहाँ से माउथ कैविटी से स्टमक तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आती है, ये आसानी से एकदम यहाँ स्टमक तक आ जाता है। अब यहीं पे पाया जाता है लीवर। लीवर में ये बाइल जूस होता है। बाइल जूस जो होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और इधर पाया जाता है HCl। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है कि जो हमारे स्टोमक में भोजन को डाइजेस्ट करने में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्षारीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे भोजन को कंप्लीट डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये पहले एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। HCl जो होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है और पेप्सिन एक्टिवेट करता है प्रोटीन को, तब जाके यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन होता है और HCl जो है भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यहीं पर म्यूकस होता है, म्यूकस भी वही वर्क करता है। और फिर उसके नीचे पैनक्रियास पाया जाता है। पैनक्रियास का हिंदी में मतलब होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय में पैनक्रियाटिक जूस बनता है। अब जो पैनक्रियाटिक जूस बनता है उसमें दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला ट्रिप्सिन होता है, दूसरा लाइपेज होता है। अब ये ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या वर्क होता है, तो जो ट्रिप्सिन होता है ये ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जो होता है ये फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये यहाँ पे जो पैनक्रियाज में दो तरह के एंजाइम पाए जा रहे हैं, पहला ट्रिप्सिन है, दूसरा लाइपेज है। ये
प्रोटीन को ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। अब उसके नीचे आते हैं तो देखते हैं कि एक ऐसे बड़ी सी आकृति बनी रहती है, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को तो स्मॉल है बट ये सबसे लार्ज होती है और इसी में कंप्लीटली डाइजेशन एंड होता है, कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर एंड हो जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। अब ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कैसे करता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे पूरा आप देख रहे हैं बना हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं। तो ये जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे एंड होता है और ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। लेकिन जब हम इसको अलग से करके देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है और इसको बोला जाता है विली, इसको विली बोला जाता है, VILLIE। ये विली जो होता है इसमें ऐसे फिंगर नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को। यही विली जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो उसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। जो ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है ये एंजाइम होता है। तो ये किस चीज का डाइजेशन करते हैं, अब ये पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस पाया गया। जैसे यहाँ पे लीवर था, लीवर में बाइल जूस पाया जाता था। तो ये जो बाइल जूस होता था ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता था। ऐसे यहाँ पे जो पैनक्रियाज है इसमें पैनक्रियाटिक जूस पाया जा रहा है। तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, फर्स्ट होता है ट्रिप्सिन और सेकंड होता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। अब इसके ही नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहां पर कंप्लीटली डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीटली डाइजेशन होता है, यहीं पे पूरा डाइजेशन एंड हो जाता है। क्योंकि ये कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये जो इसी में सारा डाइजेशन समाप्त होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में छोटी आंत कहते हैं और इसी में ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं तो उसमें ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जिसको विली कहते हैं। अब ये विली जो होता है ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये विली जो होते हैं न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करता है। बट इसके साइड में जो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ आपको दिख रहा है ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो किसका एब्जॉर्प्शन करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। ये वाटर का यानी पानी का अवशोषण करता है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, हिंदी में इसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत जो होती है वो पानी का अवशोषण करती है और छोटी आंत जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो छोटी आंत उसका एब्जॉर्प्शन करती है। अब उसके बाद नीचे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे डिसलाइक बना होता है, इसको बोला जाता है रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है जरूरी तो नहीं है कि वो सारे यूज मटेरियल हो, उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, सारे यूज नहीं हो जाते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रेक्टम में स्टोर होते हैं। तो रेक्टम वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टोर करके रखता है। कब तक रखता है, जब तक हमारा ब्रेन हमको ये सोचना ना दे दे कि हाँ अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, तब तक ये रेक्टम जो होता है इसको स्टोर करके रखे रहता है। अब जो एनस होता है इसी एनस के माध्यम से यानी एनस के द्वारा ही ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो ये पूरा न्यूट्रिशन हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। अब जैसे मैं आपको एक बार ओवरव्यू कर देती हूँ। ये होता है ह्यूलोजिक न्यूट्रिशन। इसमें ह्यूमन का न्यूट्रिशन जो होता है वो कुछ लाइक दिस ऐसे होता है। इसमें फर्स्ट होता है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे 60% डाइजेशन स्टार्च का हो जाता है और जो 60% डाइजेशन होता है वो करता कौन है, तो सलेवरी एनालाइज करता है। सलेवरी एनालाइज जो होता है इसी में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम के ही जरिए यहाँ पर माउथ कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट होता है। फिर यहाँ ऐसे जो आपको लाइक ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो होता है ये
पेरिस्टेटिक मूवमेंट करता है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट का मतलब होता है कि यहाँ जब मैंने माउथ में अपने भोजन लिया तो ये भोजन नीचे जब आता है तो कैसे आता है, इसके यहाँ तक आने में यानी स्टोमक तक पहुंचने में भोजन को जो रुकावटें ना हो, यहाँ पे कोई और व्यवधान ना उत्पन्न हो, इसीलिए ओइसोफेगस जो होता है वो स्मूथली यहाँ पे मूवमेंट कराता है भोजन को, और ये भोजन आ जाता है स्टोमक में, जिसमें HCl पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, पेप्सिन एक्टिवेट करता है प्रोटीन को, और यहाँ पे म्यूकस होता है। फिर यहीं पे नीचे पैनक्रियाज पाया जाता है। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस होता है। पैनक्रियाटिक जूस में ये ट्रिप्सिन और ये लाइपेज 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन करता है, प्रोटीन को पचाता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट को पचाता है। और इस साइड में लीवर होता है। लीवर में बाइल जूस पाया जाता है। बाइल जूस जो होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और ये हो जाती है छोटी आंत। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। कंप्लीटली डाइजेशन यहीं पे होता है। कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। फिर उसके बाद जो इधर ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर इसके नीचे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो ये बना होता है इसको बोला जाता है रेक्टम। रेक्टम जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में होते हैं, जो मटेरियल हम लेते हैं, यूज करते हैं, खाते हैं, उसमें सारी यूज नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसको रेक्टम में स्टोर करके रखा जाता है, जब तक हमारा ब्रेन नहीं कहता कि हाँ इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले, तब तक ये वेस्ट प्रोडक्ट इसी में स्टोर रहता है। और फिर जैसे ही हमको ऑर्डर मिलता है कि हाँ अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, तो ये एनस के माध्यम से ही वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया। आप लोगों को अगर समझ आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इस टॉपिक से अगर आपको कुछ मदद मिली हो, कुछ हेल्प मिली हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।